हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम जो ड्रामा शुरू करने जा रहे हैं वो है इमिटेशन। ये कहानी है एक सुपरस्टार, के पॉप आइडल और एक ट्रेनी की लव स्टोरी। इसके अलावा कहानी में के पॉप आइडल की लाइफ और ट्रेनी से के पॉप बनने के स्ट्रगल को दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है 2017 MML फेस्टिवल, जहां पर फेमस बॉय बैंड ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माहा, जो एक ट्रेनी है, वो भी के पॉप आइडल बनना चाहती है, जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत करती है। क्योंकि ट्रेनी को मोबाइल अलाउड नहीं होता है, इसलिए उसे अपना मोबाइल भी जमा करना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ एक लड़की ब्रिज पर रो रही है। अब लड़की का रोल आपको कहानी में आगे पता लगेगा। MML फेस्टिवल का दिन है। स्नैक्स स्टेज पर जाने के लिए एकदम तैयार है। तभी र्यूक स्टेज की दूसरी तरफ जाता है और र्यूक उसे देख लेता है। बैक स्टेज सभी मेंबर पोजीशन लेते हैं। तभी र्यूक वॉन को आवाज आती है कि युनजो मिसिंग है। मैनेजर वहां आते हैं। र्यूक पूछता है कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है। मैनेजर कहते हैं कि मेरे साथ आओ, यहाँ से निकलो और वायर पहनो। जो कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो, युनजो कहाँ है। मैनेजर कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि स्नैक्स आज ही ख़त्म हो जाए। तुम और युनजो स्नैक्स की वजह से है। अगर तुमने आज युनजो की जगह नहीं ली तो स्नैक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हम युनजो के बारे में बाद में सोचेंगे। ये सब सुनने के बाद र्यूक डिसाइड करता है कि वो युनजो की जगह लेंगे। अगला सीन MML फेस्टिवल से एक वीक पहले का दिखाया जाता है, जहां पर माहा हमेशा की तरह 5 बजे उठती है और दौड़ कर जाती है एजेंसी तक, ताकि वो अपना वक्त बचा सके। वहां पहुंचने के बाद वो बाकी ट्रेनियों के साथ पढ़ती है और करती है जमकर ट्रेनिंग। म्यूजिक हॉलिक एजेंसी की सभी ट्रेनी अपनी अपनी डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। इधर ओमेगा एजेंसी में 3 लड़कियां अपनी डेब्यू की तैयारी कर रही हैं। हिंजी अभी भी स्टेप भूल रही है। इस पर मैनेजर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम अभी भी स्टेप भूल रही हो। अगले 14 दिन में तुम्हारी डेब्यू है और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने कनेक्शन से यहाँ तक लाया है। इससे आगे सब तुम पर डिपेंड करता है। इस पर गुस्सा होकर ग्रुप की एक लड़की कहती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जब वो बाहर आती है, वो एनजीओ एजेंसी के मैनेजर से मिलती है। वो उसे पुकारते हुए कहते हैं कि हंजीब। वहाँ से एनजीओ एजेंसी के मैनेजर और हंजीब जाती है एक रेस्टोरेंट, जहाँ पर मैनेजर उनसे पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो। तो वो जवाब देती है कि मैं 23 साल की हूँ। इसके बाद मैनेजर पूछते हैं तुम कितने साल से ट्रेनी हो। तो वो जवाब देती है कि मैं 7 साल से ट्रेनी हूँ। इसके आगे मैनेजर कहते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की है और अब तुम्हारा डेब्यू होने वाला है। तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम ये सब ऐसे ही जाने दोगी। इधर एनजीओ एजेंसी में सेक्स मेंबर एक दूसरे से सहमत नहीं होने पर खाने फेंक कर एक दूसरे से नाराजगी जताते हैं। जब वो डांट खाकर बाहर आ रहे होते हैं तो मैनेजर हिंजो को बुलाते हैं और काफ़ी डांटते हैं। इधर हिंजो अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है। एक बात का ध्यान दे कि ट्रेनी को फ़ोन अलाउड नहीं होता है। इसका मतलब हिंजो चुपके से फ़ोन रख रहा है। तभी र्यूक वहाँ आता है और ये देखकर हिंजो अपना फ़ोन छुपा देता है। इधर म्यूजिक हॉलिक में सभी अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। शाम को हिंजीब जब घर वापस आती है तो वो आते ही बेहोश हो जाती है। इधर म्यूजिक हॉलिक इंडस्ट्री में सिलेक्टिव कमेटी डेब्यू के लिए ट्रेनी सिलेक्ट कर रहे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो माह को ओमेगा एजेंसी को बेच देंगे, क्योंकि उनका एक मेंबर मिसिंग है। जब ये बात माहा को पता चलती है कि उसे ओमेगा एजेंसी को बेच दिया गया है, वो तो काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ डेब्यू करना चाहती थी। पर जब उसे पता चलता है कि वो ग्रुप जल्द ही डेब्यू करने वाला है, तो वो वहां जाने के लिए हाँ कर देती है।
फिर भी वो इस बात से काफ़ी दुखी रहती है कि उसे अपने दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ेगा। जब माहा ओमेगा एजेंसी पहुंचती है, वो देखती है कि वहां पर मेंबर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंजी अभी भी स्टेप भूल रही है। माहा पीछे से देख के स्टेप कैच कर लेती है और उनके साथ डांस करने लगती है। ये देखकर मैनेजर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। बाकी के 2 मेंबर अंदर जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन्नी कहाँ गई, उसे कोई रिप्लेस कर रहा है, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। इस पर दूसरी मेंबर कहती है कि मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है, मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो एजेंसी में कई कमियों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कहीं ये भी भाग ना जाए। इस पर महा वहाँ पहुँचती है और कहती है कि माफ़ करना, मैं तुम्हारी बात सुन ली, पर मेरे पास कहीं और जाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हम तीनों की मंजिल एक ही है, मुझे भी तुम दोनों की तरह डेब्यू करना है। अगर हमारी मंजिल एक है तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। इसके बाद माहा अपना सारा सामान लेके ओमेगा एजेंसी शिफ्ट हो जाती है। अब कहानी वापस MML फेस्टिवल के दिन पर आ जाती है। हिंजू के गायब होने पर ड्यूक स्टेज पर जाने को एकदम तैयार है। वो स्नैक्स को बचाने के लिए युंजो की जगह लेता है और स्टेज पर परफॉर्म करता है। इधर पूरा इंटरनेट स्नैक्स में हिंजू के गायब होने पर काफ़ी हैरान है और ट्रेंड कर रहा है हिंजू कहाँ है। इस बात से एनजीओ एजेंसी के CEO पार्क जिन काफ़ी गुस्से में है। जब महा ओमेगा एजेंसी शिफ्ट होती है तो जिस बेड पर वो रह रही होती है वो उस मिसिंग लड़की का बेड होता है। जब वो अपना सामान सेटल कर रही होती है तब उसे बेड के नीचे मिलता है एक मोबाइल, जिसे वो काफ़ी संभाल के रखती है। ओमेगा एजेंसी की उभरती सुपरस्टार डेब्यू के लिए एकदम तैयार है। वो गाना रिकॉर्ड करते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और वीडियो सेशन करवाती है। डेब्यू से एक रात पहले माहा और उसके टीम मेंबर काफ़ी एक्साइटेड हैं। माहा को नींद नहीं आ रही होती है तो वो उठती है, अपना डेब्यू कॉस्ट्यूम निकालती है और देखती है कि ये उस पर कैसा लग रहा है। तभी उसके टीम मेंबर पीछे से आवाज़ देते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें भी नींद नहीं आ रही है। वो तीनों के तीनों कॉस्ट्यूम ट्राई करते हैं और देखते हैं। उसके बाद क्लिक करते हैं एक मेमोरी पिक। डेब्यू का दिन है। ओमेगा 3 अपने परफॉर्मेंस के लिए एकदम तैयार है। वो पहुंचते हैं लोकेशन पर। उनके पास से गुजरते हैं जीहिक जो NGO के मैनेजर है और उन्हें आता है एक कॉल जिसे सुनकर वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। इधर माहा अपना डेब्यू कैसेट स्नैक्स को देना चाहती है। वो उसके ग्रीन रूम के बाहर पर खड़ी होती है। तब तक र्यूक गुस्से में वहां से बाहर निकलता है। उसका मैनेजर उसके पीछे जाता है, वापस मुड़ता है तो देखता है कि ओमेगा 3 की ग्रुप वहां पर है। वो उनसे कैसेट लेता है और उनका धन्यवाद करता है। इधर न्यूज़ सर्कुलेट हो गई है कि 20 साल की एक लड़की ने हान रिवर में कूदकर खुदकुशी कर ली है। ये बात NOG के CEO पार्क जिन तक पहुंचती है। मिस्टर पार्क के सेक्रेटरी आते हैं और कहते हैं कि न्यूज़ वाले पूछ रहे कि आपने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है कि उन कहाँ गया है। उसके बाद उनका सेक्रेटरी आगे कहता है कि मिस्टर किम के एजेंसी के ट्रेनी की डेड बॉडी हान रिवर में मिली है। आगे वो कहता है कि मिस्टर जी यानी जी हक जो सेक के मैनेजर है, स्नैक्स के मैनेजर है, को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा। मुझे उम्मीद है वो कुछ नहीं कहेंगे। इस पर NOG के CEO कहते हैं कि आज से मिस्टर जी हमारे आदमी नहीं है, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रहे इसमें NOG एजेंसी का नाम न आने पाए। उसके बाद उनका सेक्रेटरी कहते हैं क्या स्नैक्स के सारे शेड्यूल रोक दिए जाए तब तक। मिस्टर पार्क कहते हैं कि कोई नहीं रुकेगा क्योंकि हमने उन पर काफ़ी पैसा खर्च किया है उनके नए एल्बम पर तुम एक काम करो, सारे आर्टिकल जो उस लड़की की सुसाइड से रिलेटेड है उन्हें कवर कर दो। और वो आगे कहते हैं कि जितना भी खर्च हमने युंजो पर किया है वो सारा जोड़ो और स्टेट में उनके पेरेंट्स को भेज दो। उसके बाद उनका सेक्रेटरी ओके कहकर वहाँ से निकल जाता है।
ओमेगा 3 अपने डेब्यू का रिहर्सल परफॉर्मेंस दे ही रहे होते, तब तक उन्हें कोई रोक लेता है। ये देखकर उनका मैनेजर आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो आगे से वो जवाब देते हैं कि ओमेगा 3 आज टीवी पर नहीं आ सकते। इसके बाद उनके मैनेजर पूछते हैं कि अचानक क्या हुआ। तो मैनेजर पूछते हैं कि किसकी डेड बॉडी। तो आगे से जवाब आता है कि ओमेगा 3 की ट्रेनी थी। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और ओमेगा 3 के ग्रुप मेंबर समझ जाते हैं कि वो ओनी की डेड बॉडी है। इसके बाद वो ओमेगा 3 को स्टेज से बाहर निकालने का आदेश देते हैं। उन्हें धक्का मारकर स्टेज से बाहर किया जाता है। इस स्टेज से उतरने के बाद वो काफ़ी रोते हैं क्योंकि उनकी दो चीज़ आज खो चुकी थी, एक उनकी दोस्त और एक उनका डेब्यू। इधर ओमेगा एजेंसी के सीईओ का फ़ोन बार बार बज रहा है। वो अपने फ़ोन को उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि उसे भी हान रिवर में ही जाकर सुसाइड करना था। वो आगे कहते हैं कि ओमेगा 3 से रिलेटेड सब कुछ कैंसिल कर दो, उनको यहाँ से बिना किसी सबूत के निकाल दो। तो आगे मैनेजर पूछते हैं कि लड़कियों का क्या होगा। तो सीईओ कहते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, हम पैसों से उन जैसे कहीं ग्रुप बना सकते हैं। इस पर मैनेजर काफ़ी गुस्सा होते हैं। इसके बाद उन्हीं के फ्यूनरल पर सभी लड़कियां आती हैं और वहां से वो अपना सारा सामान पैक करके ओमेगा एजेंसी से निकाल दी जाती है। अगला सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर र्यू को उसके फिल्मों में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। र्यू स्टेज में आता है और अवार्ड लेने के बाद थैंक यू स्पीच में कहता है कि वो बहुत शुक्रगुजार है और वो अपनी मेहनत से ये सब रिपे करेगा। ली मारा एक के पॉप आइडल है जो र्यूक को काफ़ी पसंद करती है, पर र्यूक उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ माहा ली मारा की एक्टिंग कर और कॉपी कर पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन है। वहीं र्यूक जब घर पहुंचता है तो उसके ग्रुप मेंबर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए। उसके बाद माहा की वो क्लिप देखते हैं जिसपे माहा ली मारा के एक्टिंग कर रही है, कॉपी कर रही है। उन्हें वो काफ़ी पसंद आती है। माहा वो परफॉर्मेंस करके वहाँ से निकलती है। उसका मैनेजर उसे लेने आता है। वो माहा से कहता है कि एक छोटा सा माइनर सा रोल है, क्या तुम करना चाहोगी। वो बड़ी पॉजिटिवली लेती है और कहती है बिल्कुल, वो कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहती है। फिर उसे महसूस होता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो अपने मैनेजर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कुछ मेडिसिन लाने के लिए कहती है। जहाँ पर वो गाड़ी रुकती है वहीं पर र्यूक भी फ्रेश होने के लिए बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे को वहाँ पर मिलते हैं, पर र्यूक उसे पहचान नहीं पाता। जब वो भाग कर जा रही होती तो र्यूक सोचता है कि उसने इसे कहीं देखा है। अब अगला सीन शूटिंग प्लेस का है, जहाँ पर माहा और उसका मैनेजर पहुँच चुके हैं। डायरेक्टर से बात कर पता चलता है कि शूटिंग मॉर्निंग के बजाय शाम को शिफ्ट हो गई है, क्योंकि र्यूक ने अभी आराम नहीं किया है, वो थका हुआ है, इसलिए उसने शूटिंग शाम को शिफ्ट कर दी। एक बार बता दूं कि इस मूवी जिसमें माहा को छोटा सा रोल मिला है उसमें मेन लीड में है र्यूक वॉन। इधर माहा के मैनेजर को बार बार मिस्टर किम का फ़ोन आ रहा है, वो उसे बुला रहे हैं। वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। माहा जब तैयार होकर बाहर निकलती है तो देखती है कि कई लोग र्यूक को लेकर काफ़ी बुरा बोल रहे हैं। वो सोचती है कि र्यूक इतना भी बुरा नहीं है। इसी वक्त माहा को पता चलता है कि इस मूवी में जिसमें वो रोल कर रही है उसमें र्यूक मेन लीड में है। यहाँ र्यूक शूटिंग की रिहर्सल कर रहा है। शूटिंग की रिहर्सल के बाद जो ब्रेक मिलता है उसमें माहा जाकर अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करती है। तभी उसी एक आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर र्यूक अपने डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा है। डायलॉग प्रैक्टिस करते करते उसकी तलवार जो है वो पानी में गिर जाती है और ये देखकर माहा का हंसने लगती है। जब वो पलट कर देखता है तो माहा वहाँ से भाग जाती है। र्यूक को लगता है कि कोई उसे फ़ोटो क्लिक कर रहा है, वो पेपराजी समझता है। शाम को शूटिंग का वक्त है। एक सीन में जहाँ पर र्यूक को तलवार चलानी थी, वो तलवार जाकर
माहा को लग जाती है, पर वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई हुई है। शूटिंग ख़त्म होने के बाद माहा अपने मैनेजर को फ़ोन करती है। मैनेजर फ़ोन देखता है, पर वो कहता है कि माहा मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि तुम मुझे समझ सकते हो, पर असल बात ये है कि माहा को लेने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है, सारे जा चुके हैं। तब वो डिसाइड करती है कि वो हमेशा की तरफ भाग कर जाएगी। तब तक रियोक फ़ोन की वैन वहाँ पर आती है और वो उसे देखकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। वो खोलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। इमिटेशन का ये फर्स्ट एपिसोड है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन